नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मुरादाबाद से है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा की राजनीति हालिया बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, भाजपा विकास और रोजगार जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व सांसद ने दिल्ली में मस्जिद के पास हुई हिंसा और बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने रामपुर सांसद महबूबुल्लाह नदवी का बचाव करते हुए ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिका की साजिश होने की बात कही है और दिल्ली में हुई एजेंडा केवल ध्रुवीकरण करना है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही दिल्ली में हुई पत्थरबाजी की घटना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कानून हाथ में लेने के खिलाफ है, लेकिन रात के अंधेरे में बिना विश्वास के लिए की गई कार्रवाई ने ही अफवाहों को जन्म दिया है। उन्होंने मांग की है कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने मस्जिद कमेटी के विश्वास में नहीं लिया था। उन्हें मस्जिद के लिए भी एक आदेश आया कि वहाँ आसपास का एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पर? देखिए, अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो वाकई अतिक्रमण है तो अधिकारियों को चाहिए कि वो आधी रात में ना जाएं वहाँ के लोगों से बात करें और ख़ास तौर से अगर उसके आसपास कोई मस्जिद है उसकी कमेटी को बुलाएं, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लें और बताएं कि ये अतिक्रमण है और उनको साथ रख के बुलडोज़र चलाएं तो मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी। ये अधिकारी ही सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इनसे कोई कुछ कहता नहीं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे कि लगातार मस्जिद के आसपास अभी 2 दिन पहले तुर्कमान गेट पर भी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई की गई थी, जहां पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तुर्कमान गेट के ऊपर एक बहुत पुरानी, सुना है 100 साल पुरानी मस्जिद है, एक दरगाह है। वहाँ पे ये अफवाह उड़ गई कि दरगाह और मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चलेगा। जाहिर है हम हिंदुस्तान के लोग मंदिर मस्जिद दरगाहों के मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। लोग बाहर इकट्ठे हो गए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दिल्ली की कि रातों रात इन्होंने कई मज़ार गायब कर दिए। लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया। वो अधिकारी कौन थे जो रात के 2 बजे इतना बड़ा पैरा पर फर्नीलिया लेके वहाँ पे पहुँचे? उन्होंने वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? मस्जिद कमेटी कहाँ थी, उनको क्यों नहीं बुलाया? अगर वो सब लोग होते और वो बताते कि मस्जिद से कुछ कोई मतलब नहीं है तो कोई बवाल ही नहीं होता। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, सभी चाहते हैं हट जाए। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बुलडोज़र को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, इस पर समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड रखती है एनक्रोचमेंट को लेकर? समाजवादी पार्टी एनक्रोचमेंट के खिलाफ है, लेकिन इलीगल अतिक्रमण के हम लोग सब खिलाफ हैं। लेकिन जो तरीके हैं बुलडोज करने के और जो सिलेक्टिव लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर आप सारी कार्रवाइयों को उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों पे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के अंदर 90% तो नक्शेबाजी नहीं है, सबको बुलडोज कर दें। देखिए, रामपुर के सांसद वहाँ मौजूद थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने पब्लिक को उकसाया और पत्थरबाजी करने को लेकर, इस पे क्या कहें? देखिए, सांसद का प्रोटोकॉल होता है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहाँ पे जा सकता है, देख सकता है क्या काम गलत है और क्या सही है। और वो सांसद होने के साथ साथ वो जामा मस्जिद, एक पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम भी हैं, वो वहाँ चले गए तो ऐसी बड़ी आफत क्या आ गई? क्या उनको किसी ने उकसाते हुए देखा? क्या उनके हाथ में किसी ने पत्थर देखे? वो उन्होंने बकौल उनके, वो तो लोगों को समझाने गए थे कि ये काम ना करें। और पुलिस से भी उनका कुछ होट टोक होती भी नजर आ रही है, वो भी वीडियो में साफ नजर आ रहा है। पुलिस को ये राइट नहीं है सांसद को रोक ले। पुलिस उन्हें रोक रही थी वहां पे जाने के लिए तो हॉट टॉक्स हो गई होंगी, लेकिन उसको इतनी बड़ी बात क्यों समझा जा रहा है? वो समाजवादी के सांसद हैं इसलिए, या वो मुसलमान सांसद हैं इसलिए? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी अगर वो वहां चले गए?
डॉक्टर साहब, तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद के लिए भी एक आदेश आया कि वहाँ आसपास का एनक्रोचमेंट हट। शाहजहांपुर महानगर के मोहल्ला MNJ जलाल नगर में गन शहीदों वाली मस्जिद के पास एक मकान का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति नक्शे के कराए जा रहे आरोप के महज 6 फीट चौड़ी गली में करीब 4.5 फीट तक छज्जा गली की ओर निकाला जा रहा था, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन से की है और निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने की मांग उठाई है, लेकिन निर्माणकर्ता के दबंग होने के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्थानीय निवासियों ने बताया, हम लोगों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गली में छज्जा निकलने से आने जाने में परेशानी हो रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस अवैध निर्माण पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर नियमों की अनदेखी ऐसे ही जारी रहेगी। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मिर्जापुर के डिप्टी जेलर की रिटायर्ड दरोगा पत्नी से सोने की चेन लूट ली और साथ ही शातिर बदमाशों ने पता पूछने के बहाने डिप्टी जेलर की पत्नी को रोका और चेन खींच ली। इसके बाद उसको धक्का देकर गिरा दिया गया और मौके से भाग निकले। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महिला की सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस और साथ ही फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास केशवपुरम की है। आवास विकास केशवपुरम योजना संख्या 1 में रहने वाली ज्ञानेश कुमार दुबे मिर्जापुर में डिप्टी जेलर है, जहां उनकी पत्नी मंजुलता दुबे बच्चों के साथ रहती है और मंजू दुबे भी CID में रह चुकी है, दरोगा रह चुकी है और साथ ही अब रिटायर्ड हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को धूप में घर के बाहर बैठी थी। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक मुंह बांधे हुए पहुंचे। सर्दी होने के चलते मुंह बांधे होने से उन्होंने किसी पर शक नहीं हुआ और एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरा उतरकर मोहल्ले में ही किसी का पता पूछने के बहाने उनसे बातें करता रहा। सन्नाटा देखकर उनसे गले पर झपट्टा मारकर चेन लूट ली और विरोध करते ही कोशिश की तो धक्का देकर जमीन पर गिराने का प्रयास किया। रावतपुर में CID से रिटायर्ड महिला के साथ हुई लूट के बाद पुलिस ने मासमानावार और साथ ही चौराहे पर संगम चेकिंग अभियान चलाया है और साथ ही इस दौरान बाइक को रोककर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही ACP कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। आज दोपहर लगभग 3 बजे थाना क्षेत्र रावतपुर में आवास विकास केशवपुरम नामक स्थान पर एक मंजुलता दुबे नाम की एक 62 वर्षीय महिला के साथ चेन स्नैचिंग की एक घटना होती है। तत्काल उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। घटना कुछ इस प्रकार की होती है कि महिला वहां पर पार्क के पास खड़ी होती हैं। 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक से आते हैं। एक व्यक्ति उनसे रास्ते के बारे में जानकारी करने की कोशिश करता है। उतनी देर में
बातों में उलझा करके वो व्यक्ति चेन स्नैचिंग करके घटना को अंजाम दे करके दूसरा व्यक्ति जो बाइक पर सवार होता है उसके साथ फरार हो जाता है। हम लोगों ने जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाल रहे हैं और इसमें जो हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी लगी हुई है। इसमें 4 टीमें घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों ने लगाया हुआ है। जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आए उसको हम लोग देख रहे हैं। महिला से तहरीर लेकर के हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने सुल्तानपुर को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुल्तानपुर से पार्टी का विधायक भी होगा और ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष भी सुबह सपा का ही बनेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ेगी और प्रचार उड़न खटोला से किया जाएगा। साथ ही गुरुवार को पयागीपुर के पास स्थित एक मैरिज लॉन में सुबह सपा जिलाध्यक्ष विनीत सिंह के संयोजन में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर अरविंद राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने अपने स्वर्गीय पिता परमानंद सिंह की पुण्य स्मृति में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण की शुरुआत अपनी मां और मुख्य अतिथि के रूप से कराई है। डॉक्टर राजभर ने परमानंद सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजभर ने रिजल्ट देंगे विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख हमारा होगा। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव के प्रचार को लेकर हेलीकॉप्टर से आने की बात भी कही है और साथ ही 12 समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार में है और समाज का कोई काम रुकने वाला नहीं है। कल मिर्जापुर जनपद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। लगभग 1 घंटे अकेले मुलाकात कर राजनीति समेत अन्य विषयों पर चर्चा की और साथ ही ताकतवर कुर्मी नेता रहे ओम प्रकाश सिंह से मिलना 2024 के लोकसभा में नाराज कुर्मी समाज को फिर से जोड़ने की कवायद मानी जा रही है। मिर्जापुर के चुनार विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष कहे जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता व ताकतवर कुर्मी नेता रहे ओम प्रकाश सिंह के पैतृक मगराहा घर पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचकर आशीर्वाद लिया। ओम प्रकाश सिंह पहुंचकर आशीर्वाद लिया और साथ ही चुनार से कई बार विधायक रहे, लंबे समय तक सत्ता में रहने का अनुभव है उन्हें। और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश सिंह एक बड़े कुर्मी नेता के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी सरकार में पीडब्ल्यूडी सिंचाई शिक्षा के साथ मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 8 बार चुनार से विधायक चुने गए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में
1991 से 92 और 97 से 2002 में मंत्री रहे हैं और 2000 में भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के नेता भी रहे हैं। रविंद्र नारायण सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर। आज हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का आज इस मिर्जापुर जनपद के चुनार विधानसभा में, हम लोगों के इस चुनार विधानसभा के पूर्व में कई बार विधायक रहे एवं कैबिनेट मंत्री रहे और साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से मिलने के लिए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी उनसे शिष्टाचार मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हुए थे। बातें जो भी संगठनात्मक जो चीजें रही होंगी, अब ये क्योंकि पूर्ण रूप से जो उनका आगमन था वो पूर्व अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत था, शिष्टाचार था और इसके बारे में जो भी बातें हुई हों। 27 को लेकर के चुनाव के लिए आगे आने वाले में फिर पुनः जिस तरह से भी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रही है, अपना दिखाया हुआ था परचम, उसी तरह से इस बार भी 2027 में भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो नीचे के कार्यकर्ताओं को ऊपर तक ले जाने का कार्य करती है और उसी कड़ी में ये 7 बार के लोकसभा के सांसद हुए और उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व दिया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश के सभी लोग मिल करके जो है उनके नेतृत्व में पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खबर हरदोई से ही, जहां आज पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने जनपद हरदोई द्वारा राजस्व पुलिस लाइन हरदोई के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु आरक्षियों को परेड, कार्टर गार्ड और आर्दल रूम तथा डायल 112 से संबंधित व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया और साथ ही परेड निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक ने अनुशासन, वर्दी की साफ सफाई, शारीरिक दक्षता एवं ड्यूटी के प्रति सतर्कता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षु आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा, समय पालन और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्टर गार्ड और आर्दल रूम की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस लाइन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ और अनुशासित होंगी, तभी जनपद में कानून और व्यवस्था अधिक मजबूत की जाएगी। और निरीक्षण के दौरान अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सहरसा जिले के पतरघट
प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत पहुंचकर जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बुधवार को कई योजना का और साथ ही उनकी जांच की। वहीं डीएम दीपेश कुमार ने अध्यक्षता में प्रखंड पत्थरघट्ट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग 42 योजना का समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान पत्थरघट्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जायजा लिया और साथ ही हॉस्पिटल में मरीज भोजन सही समय पर नहीं मिलने तथा मेन्यू के मुताबिक सुबह का नाश्ता नहीं देने के मामले का सामने आया, जिसको लेकर स्वास्थ्य संबंध से प्रबंधक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विधि व्यवस्था में सुधार लाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं पत्थरघट्ट में मानिकपुर निवासी वहां राजा यादव ने पशु चिकित्सालय में मौजूद डॉक्टर के दवा नहीं देने की शिकायत की, जिसमें डीएम ने संज्ञान लिया और डॉक्टर को कड़ी हिदायत दी। इसके बाद किशनपुर पंचायत के उपक्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान आयोजित में संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत हुए और साथ ही कई अन्य लोगों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 60 से 70 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। वहीं मौजूद सभी विभाग के पदाधिकारी को निष्पक्षित करने का और साथ ही निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया है। पहले तो हम लोगों ने अपना समीक्षा की है ब्लॉक की, उसके बाद एक जन संवाद हम लोग स्टार्ट किए हैं सर। पूरे जिला स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं हम सब लोग मिलकर वहाँ पर इसका हम लोग नाम दिया प्रशासन आपके द्वार। तो ब्लॉक में ही चल के हमने जन संवाद करा, चूँकि बहुत सारे लोगों को मुख्यालय सहरसा पहुँचने में दिक्कत आती होंगी, तो वो लोग अपना शिकायत नहीं दर्ज कर पाते होंगे। हम लोग यही आगे किए और सबसे खासियत है कि हम लोग का टाइम बॉन्ड ये निष्पादन करने का, जो भी पदाधिकारी कंसर्न है, जो विभाग, उनको टाइम बॉन्ड इसका निष्पादन करने के लिए अगले महीना हम फिर आएंगे। उसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि सारे शिकायत का निष्पादन सर पत्थरघट्ट फिर यहाँ आए थे, तो ये भी नया चीज़ है इस जिला के लिए, क्योंकि बिहार में को लगता है पहला ऐसा जिला है जहाँ पर जीविका दीदियों के लिए एक वेंडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, उन लोगों को मिलेगा और उन लोग को सहूलियत हुई व्यापार करने में। सर पीएचसी का जो है 4 बजे के बाद कोई डॉक्टर या नहीं, पीएचसी में कुछ खामियां मिली है, खाने पीने में डॉक्टर्स की कमी है। 4 बजे के बाद कोई रहते नहीं मरीजों को, नहीं एमओआईसी को कहें कि वो सुनिश्चित करेंगे इस बार रहना। खाने में कमी रही है, उसके लिए हम स्पष्टीकरण मांगे। और पत्थरघट्ट और पस्तपार बाजार में ग्रामीण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण का मामला सर काफ़ी बढ़ गया, जिसके चलते सड़क जाम की समस्या से राहगीरों को काफ़ी जूझना पड़ता है। अच्छा, तो एक चोरी वीडियो साहब कहाँ है? सर पस्तपार बाजार में मुखिया के द्वारा पहले पत्राचार भी किया गया था, जो अतिक्रमण को लेकर के स्कूल की 4 दीवारी में भी सर कठिनाई हो रही है। चारों तरफ से सर वहाँ अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण हम देख लेते हैं, एक आवेदन में जहाँ जहाँ अतिक्रमण हमको दे दी, पर्सनली मिल भी सकते हैं। अच्छा सर, निश्चित। एक किसानों से सर खाद विक्रेताओं के द्वारा पत्थरघट्ट और पस्तपार बाजार में अधिक कीमत वसूला जा रहा है और प्रखंड कृषि पदाधिकारी या कृषि ये गलत है, ये एकदम हम जबकि स्टॉक है सर। हाँ, स्टॉक है, लेकिन कुछ किसानों से अगर होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी नहीं के बराबर सर, हम लोग भी नहीं जानते हैं, तो आम किसान क्या है क्या
वो कभी भेंट नहीं अभी तो होती है। मीटिंग में थे हम, हाँ, जांच अभी करवा आज लेंगे। आए हैं, लेकिन हम लोग हम जांच करवा लेते हैं। हाँ सर, इसको थोड़ा सा चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकारी विभाग में भी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला जनपद देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने विद्युत विभाग के उप संस्थान से 300 मीटर बिजली के केबल और अन्य उपकरण चोरी कर लिए हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी करी और कार में सवार होकर भाग रहे चोरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तत्काल हुई कार्रवाई से चोर चोरी किए गए सरकारी सामान क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा पाए हैं। पुलिस ने चोरों को अवर अभियंता ऋषि राम छेत्री की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। चोरों के कब्जे से चोरी की गई बिजली की केबल और उपकरण के साथ औजार बरामद किए गए हैं। चोरी में इस्तेमाल कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आपको बता दें, रानी पोखरी थाना क्षेत्र विवेक चौधरी ने बताया कि चोरों की पहचान सहारनपुर निवासी सोहन, उत्तरकाशी निवासी सर्वेश और मनमोहन के अलावा देहरादून निवासी अरविंद के रूप में हुई है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर छिद्दरवाला में राम पकोड़े वाले की दुकान पर मुंह बधिर नाबालिग के कार्य करने की सूचना पर श्रम विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान श्रम अधिकारी आनंद कुमार को नाबालिग ही नहीं मिला और साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सूचना लीक होने की वजह से नाबालिग को दुकान से काम करते हुए फरार कर दिया गया है। फिर भी श्रम अधिकारी ने एक्शन लेते हुए रामू पकौड़े वाले का चालान काटा है और उसे बाल श्रम नहीं कराने की हिदायत भी दी है। श्रम अधिकारी ने दावा किया है कि उनके पास रामू पकौड़े वाले की दुकान पर नाबालिग के काम करने के पुख्ता सबूत है। सूचना कैसे लीक हुई इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा और साथ ही आपको बता दें, रेलवे रोड स्थित सत्या पूजा स्टोर पर भी श्रम विभाग की टीम ने एक नाबालिग को बाल श्रम करते हुए पकड़ा है। नाबालिग को संरक्षण में लेकर CWC देहरादून भेजा गया है। श्रम अधिकारी के मुताबिक दुकानदार के खिलाफ बाल श्रम करने के आरोप में मुकदमा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम कानूनी अपराध कराना और साथ ही इस अपराध से बचने के लिए लगातार विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जो खतरनाक प्रक्रिया है उसमें जो है 18 साल से बिलो, 18 ईयर्स से बिलो, और जो गैर खतरनाक है तो वहाँ पर आपका 14 साल से ऊपर होना चाहिए। 14 साल से ऊपर जो गैर खतरनाक है, और खतरनाक प्रक्रिया में जो है कि 18 साल से जो भी बिलो है वो सब प्रतिबंधित है। सर क्या नहीं मिला, क्या कारण है? अब कुछ भी कह सकते हैं, या तो इन्हें सूचना प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि बताया जा रहा है आसपास पे हमने पता करा आस पड़ोसी से, तो बोला यहाँ पर 5-7 दिन से बच्चा नहीं दिखा है, लेकिन सूचना के आधार पे हमने यहाँ पर कार्रवाई की थी, छापेमारी की, बच्चा बरामद नहीं हुआ है। पूरे हमने इनके रेजिडेंस में भी देख लिया है, जहाँ भी संभव हो सका था हमने सभी सर्च कर लिया है। पुलिस प्रशासन भी मौके पे है, CWC की टीम भी हमारे साथ, तो हमने सभी जगह सर्च कर लिया है। कोई बच्चा यहाँ पर अभी वर्तमान में आज कार्यरत नहीं पाया गया। बिल्कुल, ये हम लोग का अभियान चलता ही जा रहा है। जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, हम लोग 4 से 5 बच्चे पकड़ चुके हैं और उस पर वैधानिक कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाँ, धारा 12 बाल एवं श्रम किशोर अधिनियम के तहत हम कार्रवाई अभी एक चालान लिख देंगे, और अभी देखते हैं अगर और कोई कमियाँ पाई गई तो उसके लिए ऊपर से हम परमिशन लेके इनकी जो है गहनता से जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। शिकायत मिली थी, जिला स्तरीय सतर्कता समिति है देहरादून, शिकायत मिली थी कि एक बच्चा जो है मूक बधिर है, ना वो सुन पाता है ना बोल पाता है, और उम्र भी उसकी कम बताई जा रही थी, एज 12-13 साल बताई जा रही थी। उसके अलावा एक बच्चा और था, उसकी भी उम्र कम बताई गई। तो सूचना के आधार पे यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई, लेकिन बच्चा यहाँ मिला, बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि लगता है कि वो पहले ही हटा दिया गया। और ये रामू पकौड़े की शिकायत काफ़ी दिनों से मिल रही थी, आज छापेमारी कार्रवाई थी यहाँ,
तो बच्चा मौके से नहीं मिला है। लेकिन जो आपका हमारे यहाँ कार्रवाई रहती है धारा 12 के अंतर्गत, उसका भी उल्लंघन है, उसका एक इन्हें चालान दिया जाएगा धारा 12 का, बाल श्रम अधिनियम के धारा 12 के तहत। और एक बच्चा जो रेलवे रोड पे पकड़ा गया है वो सत्या पूजा स्टोर है, बताया जा रहा बच्चे का, उसकी उम्र भी 13 साल 11 महीने 3 दिन है। और ये मिला है आपका सत्या एजेंसी पूजा भंडार है कोई रेलवे रोड पे, वहाँ से वो सकुशल हमने उसे रेस्क्यू कर लिया है। अभी CWC देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ काउंसलिंग के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी अपनाई जाएगा। और जो उनका सेवा आयोजक है सत्या पूजा भंडार एजेंसी का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। खबर ऋषिकेश से है, जहां वर्षों से ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का जिम्मा संभाल रही श्री गंगा सभा को नगर निगम प्रशासन ने बेदखल करने का फरमान सुना दिया है। 7 दिन में आवंटित घाट संपत्ति को उसी हालत में नगर निगम को हस्तांतरित करने का आदेश सभा अध्यक्ष को दिया गया है और साथ ही आरती आदि व्यवस्थाओं को सुचारू संचालित करने की व्यवस्था बनाने के लिए 2 सप्ताह तक नगर निगम के निर्देशन में कराने की भी कहा गया है। दरअसल 3 जनवरी को नगर निगम की विशेष बोर्ड बैठक में पार्षदों ने पूर्ण बहुमत से इस प्रस्ताव को भी पारित किया है, जिसके मुताबिक बीते 11 दिसंबर को नगर निगम ने गंगा सभा को नोटिस जारी किया, जिसमें 20 दिसंबर को सभा की ओर से जवाब दाखिल किया गया। नगर निगम प्रशासन की माने तो इससे स्पष्ट हुआ है कि ऋषिकेश में वर्तमान में श्री गंगा सभा का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। 28 जनवरी 2021 के बाद संस्था का नवीनीकरण तक नहीं किया गया है, जिससे साफ है कि संस्था का वर्तमान में कोई वैधानिक अस्तित्व ही नहीं है। बिना पंजीकरण आयकर विवरण को लेकर भी नगर निगम प्रशासन ने वहां पर गंगा सभा अध्यक्ष को बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 7 दिनों में हस्तांतरित संपूर्ण घाट संपत्ति को वापस किया जाए, हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम अधिवेशन में 3 जनवरी 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के बेस पे गंगा सभा को एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस के क्रम में गंगा सभा से जवाब मांगा गया। उन्होंने अपने जवाब में दिया कि इनका रजिस्ट्रेशन विगत 2021 से नहीं है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो इसको लेकर के एक संशय पैदा हुआ नगर निगम को कि जिस संस्था को नगर निगम के द्वारा गंगा घाट को आरती और आदि पूजा पाठ के लिए दिया गया है और 2021 से अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वित्तीय अनियमितताएं होने के साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर के बोर्ड ने काफ़ी गंभीर तरीके से इसका संज्ञान लेते हुए इसको बोर्ड में पूर्ण बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित किया कि जो गंगा सभा को ये अपना त्रिवेणी घाट दिया है इसको नगर निगम वापस ले और नगर निगम ही इसका प्रबंधन करे और पूजा पाठ और जो भी वहाँ पर आरती से संबंधित कार्य है, चाहे यही संस्था करे या अन्य कोई संस्था करे, लेकिन जो प्रबंधन है वो नगर निगम के हाथ में रहे। इसको लेकर के बोर्ड बैठक के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके अनुपालन में ये पत्र गंगा सभा को दिया गया है और उनको निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज में शक्ति गरीब असहाय लोगों को कंबल लेने के लिए आधार कार्ड देना होगा अनिवार्य। इसको लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक और साथ ही पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार के द्वारा पत्र जारी कर बताया गया कि विगत वर्ष 22 दिसंबर और 7 को हुए सामान्य बोर्ड की बैठक में सभी 28 वार्डों में 75 कंबल का वितरण किया जाएगा। इसके बाद पुनः 7 जनवरी को कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 24 घंटे के अंदर 75 जरूरतमंदों का आधार कार्ड उपलब्ध कराने की मांग कर डाली और इसी काम अवधि दिए जाने के कारण नगर परिषद के कई वार्ड पार्षदों ने आपत्ति जाहिर किया है और सामान्य बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया तथा तब क्यों नहीं जरूरतमंद लोगों को आधार कार्ड जमा कराने के लिए हम सबको बोला गया और साथ ही 22
22 दिसंबर की बैठक में कंबल खरीद का निर्णय लिया गया था और आज तक कंबल खरीदकर पार्षदों को वार्ड के जागरूक जरूरतमंद लोगों के वितरण करने के लिए नहीं दिया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। और साथ ही ठंड खत्म हो जाएगी तब कंबल वितरण होगा। और अचानक कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ऑफिस के माध्यम से सभी पार्षद को पत्र आया है कि 24 घंटे के भीतर अपने अपने वार्ड के जरूरतमंद लोगों की सूची आधार कार्ड के साथ कार्यालय में जमा करें, जो ऐसे कभी नहीं हुआ है। या कंबल वितरण के बाद साल सूची जमा होती है। और साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी तानाशाही रवैया अपना करके जब से ये कार्यपालक पदाधिकारी आया है, जनहित के कार्यों पर इनका ध्यान नहीं होकर सिर्फ आवश्यक जनहित के मुद्दों को टाल मटोल करते हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। आई बोले चाची नगर परिषद वाला कम्बल मिल हाथ हटाबे ना, हाथ हटाबे ना, हाथ से हाथ हटाबे ना, हाथ से हाथ हटाबे ना, हाथ हटाबे ना, जो हाथों पे रख ले हटाबे ना हाथ। कुछ बुझबे सुनबे न करो छो। ई बोलियो कम्बल नगर परिषद वाला मिल कौन चीज नगर परिषद वाला कम्बल दिल को तो के पैसा कम्बल कम्बल ई जे रामधनिया दे है रामधनी दे ले आरो नगर परिषद वाला बांटल का अब के दे छे बेटा, कहां देले छे ये त आके जे त हमरा बेटी देले रहो। नगर परिषद वाला दिल का कम्बल कहां इन कम्बल के देले छो? ठंडा के न जे कोई ने हैं कहां के ठंडा के देले छो? ये तो तया के कोई पहुंच वाला इस बार कम्बल मिला आप लोगों को? नहीं, वो कम्बल ने दिया नहीं, पहले माँ रह रही तो माँ दे रहे। और पहले मिलता था, हर साल मिलता था, अभी नहीं मिला कम्बल में कुछ नहीं। अलाव के लिए लकड़ी उकड़ी कहीं कोई व्यवस्था? लकड़ी की व्यवस्था तो वहाँ डोमोसी में दिया। क्या लकड़ी कच्चा है या पक्का क्या है? वो डोमोसी वाला सब कह सकेगा। आप लोग को नहीं मिला यहाँ रोड पे चौक चौराहा पे? चौक तो वही है, वहाँ गिरा था, इधर एक आदमी को गिरना चाहिए। नहीं मिला है चौक पे? चौक पे जो बोलिए रहे कि बजरंगबली लगाव मिलता है। और तो मिला है, जलता है वो? हाँ हाँ जलता है, डोमोसी वाला सब तपता है। कमल नहीं मिला है। कमल यहाँ देखें, कमल मिला है ना? कितना दिन हो गया? ठंडा ठंडा आप नहीं जान रहे कितना दिन हो गया। तब तो खत्म होने वाला ठंडा। जनवरी फरवरी के बाद खत्म नहीं होगा। अब कमल नहीं मिला है। कोई सरकार को कुछ बता दें। क्या नाम हुआ? सदानंद प्रसाद यादव। इधर सामने दीदी तेरा यहाँ कम्बल तो ले लो रहा। भागलपुर में बीजेपी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस की जी राम जी के नाम पर आपत्ति गैर वाजिब है और कांग्रेस का घर तो संभल नहीं रहा है और साथ ही आपस में ही मारपीट शुरू हो गई है। दिल्ली की मस्जिद ध्वस्त प्रकरण पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रूमर की वजह से हंगामा हुआ है। बांग्लादेश के हालात पर बोले कि वहां बसे हिंदुओं पर और अन्याय और साथ ही अत्याचार हो रहा है। भारत कई तरीके से बदला ले रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज की तारीख में ग्लोबल लीडर हैं और यही वजह है कि इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रोथ कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है, जानबूझकर हत्या की जा रही है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरे दुनिया को बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद होना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की केकेआर टीम ने और बीसीसीआई ने बाहर कर दिया। हम शाहरुख खान को और बीसीसीआई को बधाई देते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को उखाड़ के फेंक दिया। हो जाता है। सुशील कुमार मोदी जी भागलपुर के लोगों के दिल में बसते थे। बहुत प्रेम स्नेह भागलपुर के कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति है और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो यहाँ के पूर्व सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी से 3 लोग यहाँ सांसद हुए।
एक श्री प्रभाष चंद्र तिवारी, एक सुशील मोदी और एक शाहनवाज हुसैन, यही कमल के फूल वाले सांसद थे। और हम तो उनके बचे हुए कार्यकाल में ही लोकसभा में भी उनका बचा हुआ कार्यकाल हमें मिला था, और विधान परिषद में भी जो मैं रहा वो उन्हीं के बचे हुए कार्यकाल में मुझे मौका मिला था। तो उनकी देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह की भाषा बोली गई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कहा गया उनकी कब्र खोदेगी, तो जो कब्र खोदने वाले हैं पहले अपनी कब्र खोद लें। उनकी राजनीतिक कब्र तो खुद गई, अर्बन नक्सल पूरी तरह ख़त्म हो रहे हैं, जंगल में ख़त्म हो गए, और जो शहरों में नक्सल बचे हुए हैं वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, वहीं के छात्र छात्रा हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान के अंदर इस तरह की बात बोली जाना, कैसे खुली छूट दी जाती है संस्थान में? नहीं, जब बोल लेता है तो उस पर कार्रवाई होती है। हम लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी ज़बान से क्या निकलने वाला है, लेकिन जिस तरह की भाषा बोली गई है उस पर कार्रवाई होगी। जो वीजी राम जी बिल लेकर आए हैं, ऐसे तो बिल में तो बहुत सारी खूबियां हैं, रोज़गार की गारंटी भी बढ़ाई गई है, लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को राम जी के नाम से बैर है। उनको राम जी का नाम क्यों आ गया? क्योंकि श्री राम को वो काल्पनिक मानते हैं, और उन्होंने कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है कि श्री राम काल्पनिक हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जब इस बिल को लेके आए तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में राम जी का नाम देख लिया, इसलिए एतराज़ कर रहे हैं। इमाम हो या उमर खालिद हो, दोनों ने ये कहा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दिया जाएगा, रोड पे और रेल को जाम कर दिया जाएगा, तो भारत का एक हिस्सा कट जाएगा। ये बहुत बड़ा अपराध था, इसलिए उनको ज़मानत भी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी। और शर्जील इमाम और उमर खालिद और अफजल के जो चाहने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में जेएनयू में अभी भी हैं, और वो इस तरह की नारेबाजी हताशा और निराशा में कर रहे थे। एक दिन वो आने वाला है कि जो घटना मधुबनी में दिखी है, एक दिन केंद्र की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो दिखेगी। अभी भी जितने मतभेद इनके ज़िले में हैं उससे ज़्यादा मतभेद केंद्र में है। दिग्विजय सिंह जी ने जब से आरएसएस और बीजेपी के संगठन की प्रशंसा की तो उनके यहाँ उसको लेकर भी मतभेद है। शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी के हर बयान को कांग्रेस अलग सा बयान मानती है, तो कांग्रेस में मतभेद ही बचा है और कुछ बचा नहीं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है, जानबूझकर हत्या की जा रही है। भागलपुर जिले के सनहौला थाना चौकी के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ईंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे धौरिया प्रखंड के बटसार पंचायत के सरपंच की पत्नी सविता देवी उम्र 50 वर्षीय पति भरोसी मंडल बटसार की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका अपने मायके जमीन कालिकापुर में भीज कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सनहौला थाना चौक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी। सनहौला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज शाहबाद बैकुंठपुर गांव में जमीन विवाद के मामले में एक महिला मारपीट कर और उसे जख्मी किया गया। इस मामले में जख्मी महिला शोभा देवी ने बताया कि हमारे पति मनोज कुमार ने जमींदार नकल देव शाह से एक पट्टा जमीन शाहबाद चौक के समीप जमीन की खरीदारी करने पर मकान में रह रहे राजेंद्र शाह एवं उनके पुत्र नीरज कुमार व सूरज कुमार इनके सहयोगी के द्वारा बजई जबरन जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए हमारे पति एवं देवर पर झूठे
आरोप में सुल्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए फंसाने की धमकी दी है और घटना को अंजाम देते हुए राजेंद्र शाह एवं इनके दोनों पुत्र सूरज कुमार एवं नीरज कुमार व इनके सहयोगी ने कबरी मठ बैकुंठपुर गांव के समीप सब्जी लेकर घर आने के क्रम में यह सभी लोगों ने लाठी डंडे से हमला करते हुए सभी लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन छोड़ने की बात कही है। इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस ने घटना को लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। भागलपुर सुल्तानगंज 42 साल बाद गायब व्यक्ति अपने परिवार के साथ पहुंचा। जी हां, आपको बता दें अजगैबीनाथ धाम इस मामले में गायब एक व्यक्ति संजय कुमार चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी ने बताया कि 42 साल पूर्व पारिवारिक विवाद होने पर घर छोड़कर अपने भाई के पास महाराष्ट्र स्थित नासिक पहुंचे। वहां 2 साल रहकर अपना जीवन यापन करते मुंबई आने पर कामकाज खोजते हुए अपना जीवन यापन करते हुए शादी 1999 में कर्नाटक के रहने वाली रेणुका जायसवाल से की, जिसमें 3 बच्चे हुए और में 2 पुत्र, एक नाम साईनाथ, दूसरा चंद्रेश जायसवाल, पुत्री नीलम कुमारी है। अब सभी का लगभग उम्र 24 वर्ष अंदर है और साथ ही अपने परिवार के अपना घर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे हैं, जो सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम स्थित चौक बाजार नई दुर्गा स्थान के समीप अजय चौधरी पिता स्वर्गीय सत्यनारायण चौधरी एवं दीपक चौधरी कोयला डिपो के छोटे भाई। और आपको बताते चले कि यहाँ से पूरे परिवार एवं आसपास के लोगों में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। और कहाँ थे और कैसे यहाँ पहुँचे और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आम जनताओं को और क्या संदेश देंगे? मैं 42 साल पहले पारिवारिक द्वेष की वजह से घर छोड़ के मैं यहाँ से नासिक अपने छोटे भाई दीपक चौधरी के पास गया था। वहाँ से कुछ और मतलब थोड़ा खाना पर ये मतलब भाई से थोड़ा कुछ द्वेष ये हो गया था, तो मैं नासिक भी छोड़कर मैं बम्बई पहुंच गया। कितने साल रहे नासिक में मैं 2 साल था। उसके बाद बम्बई आए? फिर मैं बम्बई पहुंच गया। वो कितना साल रहे वहाँ? बम्बई में इस समय 41 साल से बम्बई में हूँ। शादी ब्याह किए कि? जी, शादी ब्याह भी किए? शादी ब्याह किया ना। कहाँ की? कर्नाटक की लड़की है। मेरी वाइफ का नाम रेणुका है। रेणुका जायसवाल? जी हाँ। वो शादी कहाँ की है? बम्बई में। बम्बई में ही की? जी। और कब किए? 1999-2000 में। और बच्चे भी हैं? 3 बच्चे। क्या क्या हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। क्या क्या नाम है? बड़े लड़के का नाम है श्री साईनाथ, छोटे का चंद्रेश जायसवाल, लड़की का नाम है नीलम कुमारी। सबकी उम्र क्या है लगभग? बड़े लड़के का 24 साल, लड़की का 20 साल और छोटे लड़के का 19 साल। क्या क्या कर रहे हैं वो लोग? बड़े लड़के इस समय आपका जा कर के डायमंड कंपनी में काम कर रहा है बीकेसी में, और छोटी लड़की जो है अभी 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही है, और सबसे छोटा पुत्र बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। जीवन सुखी बीत रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हासिल किए घर छोड़कर अब तक में? हासिल तो कुछ नहीं किया, और मतलब खोया ही अपने भाई को, बहन को, परिवार को, पिताजी को, माँ को, सबको खोया। लेकिन जब थोड़ा होश हुआ, जब मतलब मेरे बच्चे लोग अपने परिवार को देखने की कोशिश करने लगे, उस पर दबाव पड़ा, तो फिर इस दबाव की वजह से मुझे झुकना पड़ा। उसी वजह से मैं आज अपने पिताजी मम्मी के जगह पे, अपने जन्म स्थान पे आया हूँ। क्या, कहाँ है जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान है जाकर के अजगैबीनाथ सुल्तानगंज चौक बाजार नई दुर्गा स्थान के सामने। मैं अजय चौधरी, दीपक चौधरी का छोटा भाई, और मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री सत्यनारायण चौधरी है। और आपके भाई हैं अजय चौधरी? जी हाँ। दीपक भी? दीपक भाई भी। ये जो कोयला डिपो के नाम से जाना था वही है? जी, वो मेरे बड़े मतलब मंझोले भाई हैं। मंझोले भाई। कैसा खुशी महसूस हुआ? बहुत सारी खुशी हुआ, मेरे दोस्त लोग भी बहुत मिले, सब खुशी जाहिर किया और बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ अजगैबीनाथ धाम। जी हाँ। क्या आगे का लक्ष्य है? बच्चे को क्या सपना है और क्या आगे करना चाहते हैं? बस यही है सपना कि अपने बच्चे लोग को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बनाऊं। हाँ, लड़की भी पढ़ाई कर रही है, लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, कुछ अच्छा भविष्य के लिए मैं उनको और आगे पढ़ाना चाहता हूँ। बाबा भोलेनाथ अजगैबीनाथ धाम से
क्या प्रार्थना करेंगे और यहाँ पहुँचे जयवीनाथ धाम में? यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे परिवार के साथ साथ पूरे परिवार की खुशहाली हो। हाँ, उसके साथ साथ हमारे शहर का भी खुशहाली हो। जो खोए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो घर छोड़ के चले गए हैं, अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, उसके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश देता हूँ कि उनको भी अपने परिवार के पास आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो हम खो दिए हैं हमें बहुत ख़राब फील हुआ था, लेकिन आज मुझे इतना खुशी मिल रहा है अपने परिवार को देख करके कि हम कुछ फर्क नहीं कर सकते, उसका बयान नहीं कर सकते। जो खोए हुए लोग हैं उनको भी मैं यही संदेश देता हूँ कि आप अपने परिवार के पास आए, मिले और उनके साथ जीवन यापन करें। भागलपुर पीरपैती प्रखंड अंतर्गत मलिकपुर पंचायत के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले जिगछो पोखर परिसर में अडानी फाउंडेशन द्वारा स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण मंगलवार को भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीरपैती के विधायक श्री मुरारी पासवान एवं मलिकपुर पंचायत के मुखिया श्री अरविंद शाह ने संयुक्त रूप से और साथ ही नारियल फोड़कर विधिवत विधान के साथ किया है। इस अवसर पर अडानी फाउंडेशन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं टिकाऊ प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और जिग्छो पोखर मलिकपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में लोगों के लिए की गहरी धार्मिक आस्था का केंद्र बना है और यहाँ बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना से अब श्रद्धालुओं को रात्रि के समय आवागमन में सुविधा होगी और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ होगी और इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला है। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद विधायक मुरारी पासवान एवं मुखिया अरविंद शाह के नेतृत्व में दुर्गा मंदिर परिसर में करीब 200 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया है और इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। भागलपुर पीरपैती प्रखंड स्थित लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल मलिकपुर में पीरपैती विधायक मुरारी पासवान समिति गठन के उद्देश्य से पहुंचे, लेकिन मौके पर ग्रामीणों की उपस्थिति नहीं रहने पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रामीणों की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार की समिति का गठन स्वीकार नहीं है और इस कारण आज की बैठक को रद्द करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगली बार सभी ग्रामीणों को बुलाकर उनके सामने पारदर्शी तरीके से समिति का गठन कराया जाए। इसके पश्चात विधायक मुरारी पासवान ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से संवाद कर विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों तथा शिक्षकों की समस्याओं की जानकारी ली। विधायक ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि विद्यालय से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को वे उच्च स्तर पर रखेंगे और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में विधायक स्वयं कक्षों में पहुंचे और छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, परीक्षा व्यवस्था और विद्यालय में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली और बातचीत के दौरान विधायक ने शिक्षा व्यवस्था के पारदर्शी और साथ ही ईमानदारी पर विशेष जोर भी दिया है। डायरेक्ट विद्यार्थियों से संवाद किए सर, कैसा लगा और क्या कुछ बच्चों के द्वारा बच्चों को बताया गया? देखिए, मैं विधायक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ। और प्रत्येक शिक्षार्थी का मनोस्थिति हम जानते हैं और विद्यालय में जो आए दिन जो घटना घटित होते रहता है
उस सभी के विषय में बच्चों से हम खुद से रूबरू हो करके उनके विषय में जान करके उसके विषय से संबंधित बातों को थोड़ा सा हम साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके अंदर में जो डर है वह डर बाहर निकल सके। और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो किसी शिक्षक या किसी और प्रकार से, तो हमको डायरेक्ट बताना है और बताने के बाद हम समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। ये हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य, और उन बच्चों पर निर्भर है उसको संवारना, उसको बढ़िया से प्यार करना, उनको प्यार के साथ आगे बढ़ाने का दायित्व। और अब इस विधानसभा के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं ऐसा मेरा प्रथम और कर्तव्य भी बनता है, ये भी बनता है कि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाई भी पठन पाठन भी सही चले, ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। सुचारू पूर्वक से हमारे क्षेत्र का विकास हो, ये भी मेरा कर्तव्य है। और भी जितने प्रकार के और जो सुविधा प्रदान करना चाहिए वो सारी सुविधाओं को आगे ऊपर से नीचे लाके ज़मीन पर उतारने का काम भी मेरा है। ये मेरा क्योंकि मूल काम है, इसी काम पर हम जनता ने हमें भरोसा करके जिताया है, इसलिए बच्चों से ज़्यादा प्रेम होने के नाते बच्चों से। शिक्षकों के द्वारा डिजिटल बोर्ड का मांग किया गया है सर, उसको लेकर सर। निश्चित रूप से जो डिजिटल बोर्ड है, हम तो बोलते हैं डिजिटल का ये आपका लाइब्रेरी होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। डिजिटल लाइब्रेरी होने से, डिजिटल बोर्ड होने से शिक्षकों को पढ़ाने में ज़्यादा सहूलियत होगा, वह आसानी से बच्चों को पठन पाठन करा सकेंगे। जिस प्रकार से अध्ययन होता है मन में, कभी कभी शिक्षकों को सुविधा नहीं मिलने से उनके जो प्रतिभा है शिक्षकों के अंदर में, वह बच्चों को प्रतिभावान नहीं बना पाता है। तब प्रतिभावान बनाने के लिए हम सभी शिक्षकों को कहें कि जो भी और कोशिश करना चाहिए विद्यालय में सुविधा के लिए, और वो सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा हम सभी को वचन दे के जाते हैं। वो अगर नहीं विद्यालय से होगा तो हम करवाएंगे, हम अपने फंड से करवाएंगे, इसके लिए वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।